खुद पर पड़ती रोशनी से वो बमुश्किल अपनी आंखें खोल पाई थी। आहिस्ता आहिस्ता होश में आने पर उसे कल का मंजर याद आने लगा। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। उसने नजर घुमाकर उसे तलाश करना चाहा। वो डरते डरते उठकर वॉशरूम की तरफ देखने लगी। वो वहां भी नहीं था। घड़ी अभी 7:30 बजा रही थी। इस वक्त तो उसे यहीं होना चाहिए था। उसका दिल जैसे बुझ सा गया। आज का दिन तो कम से कम उसे उसके साथ गुजारना चाहिए था। मुंह बनाकर सोचती वो सबके उठने से पहले उसके रूम से निकल गई। वो तरीके से छुपकर उसके रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई, मगर इलियाना की नज़रों से बच नहीं सकी थी। वो जो किसी मीटिंग की वजह से जल्दी उठी थी, उसे हाजिम के कमरे से निकलते देख मायनी खेजी से मुस्कुराई। बेवकूफ़ लड़की। वो उसे हाजिम की शर्ट में उसके रूम से निकलते देखकर जू मायनी अंदाज में कहती सर झटक गई। जबकि वो अपने कमरे में आती गहरा सांस भरे शीशे के सामने आई, जबकि अपनी नज़र उसकी शर्ट पर गई। शिट, बेसाख्ता उसने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। किसी ने देखा ना हो, प्लीज़ अल्लाह मियाँ प्लीज़। वो दिल में कहती उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़कर उसकी खुशबू खुद में महसूस करती। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहती बेड पर घूम कर गिरी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत खुश थी उस वक्त। आई लव यू हाजिम खान। वो फिर से उन लम्हों में खो सी गई। उसने आज पहली बार ये लफ्ज़ अदा किए थे, या शायद आखिरी बार। किसी के जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर वो हड़बड़ा कर उठा। क्या हो गया? दरवाज़ा खोलते ही वो चिल्लाया, सॉरी सर, बट मलिक साहब आपको बुला रहे हैं। सामने खड़ा मुलाजिम मुअद्दब अंदाज में बोला, उन्हें क्या हो गया है जो सुबह सुबह बुला रहे हैं? अरमान खासा बदमज़ा होकर उसी हुलिये में नीचे आया जहां अनवर मलिक और जोहरा नाश्ते की टेबल पर बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जी डैड, कहाँ थे तुम कल रात? अनवर मलिक धाड़े। वो खानी की बेटी का रेप तुमने ही किया है ना, और खानी के मर्डर में भी तुम्हारा ही हाथ है ना? अनवर मलिक बुरी तरह से धाड़ते हुए कुर्सी से उठे थे। वो मान ही नहीं रहा था डैड। अरमान बालों में हाथ फेरे आम से अंदाज में बोला, इसका सकून देख रही हो तुम? अनवर मलिक अब जोहरा से मुखातिब हुए जो नजरें झुकाए बैठी थी। कम ऑन डैड, आप ओवर रिएक्ट। बाकी के अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही अनवर मलिक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था उसे। मैं जितना तुम्हारा फैलाया हुआ समेट रहा हूँ ना, तुम मेरे लिए उतनी ही मुश्किल पैदा करते जा रहे हो। तुम जानते हो अब हाजिम खान क्या करेगा? अनवर मलिक उसका गिरेबान थामे चिल्लाए, और ये रानीन हैदर से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? उनकी बात पर अरमान ने हलक तर किया। पसंद है मुझे, वो शादी करना चाहता। शट अप। एक मामूली सी लड़की को तुम मेरी बहू बनाओगे? अब की बार जोहरा गुर्राई थी। बट मैं वाकई उसे चाहता हूँ डैड। ठीक है, चाहते हो ना तुम उसे, तो साबित करो। उस लड़की को अपनाओ और इस घर से निकल जाओ। अनवर मलिक की शर्त पर उसकी चलती हुई जुबान को जैसे ब्रेक लगा था। पर डैड, यही तुम्हारा इम्तहान है। 2 दिन का वक्त देता हूँ, सोच समझ कर जवाब दे देना। उससे कहकर वो फिर से नाश्ते की टेबल पर जाकर नाश्ते में मसरूफ हो गए। अरमान कुछ लम्हे वहीं खड़े खड़े उन्हें देखता रहा, फिर तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मैं आपको बता रही हूँ मलिक साहब, मैं किसी भी मामूली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अरमान की शादी सिर्फ मेरी भांजी से होगी। जोहरा जिद्दी अंदाज में बोली, चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी डील का नतीजा है। रेप और मर्डर करके आया तुम्हारा लाडला। अनवर मलिक गुर्राए थे। मेरी वजह से? क्या मैंने कहा था उसे इतनी आसाइशें दें? मैंने कहा था कि उसके केस पर पर्दे डालें आप? बिल्कुल, तुम ही ने कहा था। हाँ, तो आपने भी तो कभी नहीं रोका। उनकी बात पर जोहरा खासा बदमजा होकर बोली, यही मेरी गलती है। पहले दिन ही अगर तुम्हें छोड़ने की और उसे घर छोड़ने की धमकी दे देता ना, तो आज हालात बदले हुए होते। अपने बेटे को समझा देना, अगर वो लड़की अपनी जिंदगी में चाहिए तो इस घर से निकल जाए। अनवर मलिक गुस्से में कहकर कुर्सी से अपना कोट उठाए बाहर निकल गए, जबकि जोहरा पीछे अपना सर झटक कर रह गई। उठ जाओ रानीन, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? शमीम के मुसलसल जगाने से वो मुश्किल उठी। क्या अम्मा, अभी तो मशीन लगाकर सोई थी। हाँ, पता नहीं कैसे मशीन लगाई है। सुबह 5 बजे मशीन लगाकर एहसान तो कर दिया, मगर मेरे ख्याल में कपड़े बाल्टी से निकालने भी होते हैं। शमीम उसे डांटते हुए बोली, अम्मा खुश रहना सीखें, कदर करें। इतनी काबिल बेटी मिली है, पहले मशीन लगाई और अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी। कोई अनोखा काम नहीं किया। रजिया की बेटी भी पूरा घर संभालती है और पढ़ाई अलग करती है। शमीम ने खफकी से कहा, एक तो ये रजिया आंटी, मुझे तो लगता है अम्मा मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी आप यही कहेंगी कि ऐसे क्यों मर गई। रजिया की बेटी को देख कितने अच्छे से फोत हुई थी। उसकी बात पर शमीम ने एक जोरदार चपत रसीद की थी उसे, फजूल बातों से निकल आओ, जल्दी समझदार हो जाओ, नहीं तो किसी दिन तुम्हारा ये पागलपन तुम्हें ले डूबेगा। शमीम उसे सुनाते हुए बाहर निकल गई, जबकि वो अब बेड से टेक लगाकर रोज की तरह मोबाइल चेक करने लगी। मगर आज मामूल के बरक्स उसका कोई मैसेज नहीं आया था। उसका दिल बुझ गया।
पता नहीं क्यों मैसेज नहीं आया, पता नहीं अरमान ठीक होगा या नहीं। खुद से कहते हुए वो तेज़ी से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी बाहर आई। नाश्ता तो करती जाओ, वहीं कर लूँगी, उनसे कहकर वो घर से निकल गई। अब उसे सिर्फ अरमान से मिलना था। बस ने आधे घंटे बाद उसे यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उतारा। रोज़ की तरह आज अरमान उसे गेट पर भी दिखाई नहीं दिया। उसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई। दीदारे यार घर नसीब ना हो, वक्त भी चुकता है फिर कांटों की मानित। वो मुस्तरिब सी होती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसे सामने से ही सिकंदर के साथ खड़ा वो नजर आया। उसे देखते ही रानी ने गहरा सांस भरा। रुकी हुई धड़कन जैसे फिर से चलने लगी। सांस बहाल करती अब चहकते हुए अरमान की तरफ बढ़ने लगी। जब अरमान की नज़र उस पर गई तो वो हाथ हिलाने को रुकी, मगर अरमान के रुख फेरने से वो अपनी जगह साकित हुई। इतने अरसे में आज शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब उसने उसे यूं नज़रअंदाज किया था। उसकी रफ्तार अब कदरे आहिस्ता हुई। हाय, वो उसके पास आकर खुद को नॉर्मल जाहिर करते बोली। हाय रानीन, मेरी एक ज़रूरी क्लास है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरमान उससे कहकर सिकंदर के साथ क्लास की तरफ बढ़ गया, जबकि वो महज उसे देख कर रह गई। उसे वो लम्हा याद आया जब वो उसके एक इशारे पर अपनी इम्पोर्टेंट टेस्ट छोड़ देती थी। वो मरे मरे कदमों से क्लास में आई। आ गई तुम, शर्म नहीं आई? तुम उस दिन मेरा केक खा कर गई और गिफ्ट भी नहीं देकर गई। उसे देखते ही हन्नान अपनी जगह से उठा और मुंह फुलाए बोला, जबकि उसकी बात पर रानीन ने उसे घूर कर देखा। तुम पहले दिन तो बहुत खड़ूस लगे थे, अब कौन से बच्चे की रूह आ गई है तुम में? रानीन ने अबरूज खाकर कहा। जब तुम मेरी खाला की बेटी नहीं थी, मैं अपनों के साथ ही फ्री होता हूँ। अब मेरा गिफ्ट दो, भागो। गिफ्ट ना गिफ्ट, थप्पड़ ना लगा दूं। रानीन उसके सामने वाली कुर्सी में से एक कुर्सी खींचते हुए बोली। आज उसे अलीना और अरीन दोनों ही क्लास में नजर नहीं आई। हाथ तो लगा कर दिखाओ। आज मेरी कट्टों की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो अभी तुम्हारी टाई टाई शिफ्ट कर देती। हन्नान उसे अरीन का डरावा देते हुए बोला। क्यों, उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत का सुनकर वो फिक्रमंद होती पूछने लगी। बुखार है उसे, रात में भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी पार्टी भी अटेंड नहीं कर पाई। हन्नान उसे तफसील बताने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, क्लास में सर जावेद ने कदम रखा, जिस पर वो सीधे होकर बैठ गए। उसका दरवाज़ा बजा तो वो सीधी हो बैठी। आ जाए, उसके कहने पर ईरज अंदर दाखिल हुई। मॉम आप, मेरी जान आज मुझसे मिलने भी नहीं आई और यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं। ईरज आज अरसे बाद आयमा बेगम के रूम से निकली थी। आज उनकी इद्दत खत्म हुई थी। इद्दत का सारा अरसा उन्होंने आयमा बेगम के कमरे में ही गुजारा था, इसलिए अब दोबारा अपने इस कमरे में आकर उन्हें इकबाल साहब की खुशबू महसूस होने लगी। बेसाख्ता अपनी उस जिद्दी और लाडली बेटी का ख्याल आया जिसने इस अरसे में एक दिन भी उन्हें परेशान नहीं किया था। जी मोम, बस तबीयत खराब थी। क्या हुआ मेरी परी को? ईरज उसके सिराने बैठती उसकी पेशानी पर हाथ रखकर चेक करते बोली। तुम्हें तो बुखार है, उठो मैं लैला से कहती हूँ वो तुम्हें डॉक्टर के ले जाएं। ईरज परेशानी से बोली। नहीं मोम, मैं ठीक हूँ, कोई ठीक नहीं हो। मैं इद्दत में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी बेटी को मैं भूल जाऊंगी। मोम आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। हाइना को बुला दें, वो तो अभी सो रही है। कल की पार्टी देर से खत्म हुई थी ना, भाभी बता रही थी तुम जल्दी सोने आ गई। ईरज उसके सर पर हाथ फेरते बोली। वो बस मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। ये शायद पहला झूठ था जो उसने अपनी माँ से बोला था, और न जाने ऐसे कितने ही झूठ थे जो उसे अभी कहने थे। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। ईरज उसका माथा चूमकर रूम से निकल गई। उनके जाने के बाद उसने उठकर घड़ी देखी जो अभी सिर्फ 12 पर आई थी। पता नहीं अब कब आएंगे वो। वह हाजिम को सोचते खुद से बोली। जब ही हाइना नाश्ते की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुई। अरमान, क्लास लेने के बाद वो एक बार फिर उसके पीछे आई। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? रानीन उसके साथ साथ चलते हुए बोली। क्योंकि मेरा दिल नहीं। क्या मतलब? वो रुक सी गई। कुछ नहीं मतलब यार, बस मेरा पीछा करना छोड़ दो, वो उकता कर बोला। लेकिन क्यों? तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर? कुछ नहीं, मैं कुछ डिस्टर्ब हूँ, कोशिश करो कि मेरे रास्ते में मत आओ। वो अलमान स्पार्ट अंदाज में कहता लंबे लंबे डग भरते आगे निकल गया। या अल्लाह, रानी ने बेख्तियार अपना हाथ दिल पर रखा। उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी। वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा था? न जाने किस तरह वो भारी भारी कदमों से यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक आई। बाकी का रास्ता उसने सिर्फ ये सोचते हुए गुजारा था कि उससे आखिर क्या खता हो गई थी जो अरमान उससे यूं नाराज़ हो गया था। अस्सलामुअलैकुम मैम, हमजा फ़ोन कान से लगाए बोला। हाजिम कहाँ है? इलियाना सीधा मुद्दे पर आई। कुछ पता नहीं मैम, मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हें बता कर ना गया हो। आप मान ले, सर का वाकई कुछ नहीं पता। हमजा मुअद्दब अंदाज में बोला।
वो कुछ देकर गया है? जी एक फाइल दे गए थे और आपके लिए मैसेज भी, आपका काम हो गया। उसके कहते ही इलियाना ने गहरा सांस खारिज किया। गुड। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी। उसे लाउंज में बैठे बैठे 2 बज चुके थे मगर वो नहीं आया। उसका दिल अब डूबने लगा। आखिर कहाँ रह गए? वो इधर उधर टहलते हुए बुड़बुड़ाई, इज एवरीथिंग ओके अरीन जानी? इलियाना की आवाज़ पर वो सटपटाई। चची, बड़ी अम्मी, बस नींद नहीं आ रही। क्यों, तबीयत ठीक है? इलियाना उसे सरता पाँव देखते हुए मायनी केजी से बोली। जी, हाजिम भी अभी तक नहीं आया, निकल गया होगा कहीं। इलियाना बज़ाहिर खुद से कहती उसे सुनाने को खुद से बोली थी। क्यों, कहाँ गए वो? अरीन ने बेख्तियार पूछा। उसका यही है, कभी यहाँ कभी वहाँ चला जाता है, किसी को भी बताए बगैर। इलियाना उससे कहकर अदा से उसका कंधा थपथपाकर वॉकआउट कर गई, जबकि वो चुप खड़ी की खड़ी रह गई पीछे। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर डूब रहा था। कल का मंजर उसकी आंखों में लहराने लगा। आज का दिन उन्हें मेरे साथ होना चाहिए था। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? कोशिश करूंगा तुम्हें मुझसे कभी तकलीफ ना पहुंचे। अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे, आप इतना जल्दी अपना वादा भूल गए। वो अपने ख्यालों से उससे मुखातिब हुई, फिर खुद ही की नफ़ी कर गई। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। हो सकता है उन्हें कुछ काम आ गया हो। अब के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई थी, शायद कभी ना ख़त्म होने वाली जंग। उसने जैसे ही घर में कदम रखा उसका सामना अंधेरे से हुआ। अमूमन वो रात को इसी टाइम आता था, इसलिए इस अंधेरे में चलने का आदी था। अभी उसने एक कदम बढ़ाया था जब अचानक पूरा हॉल रोशन हुआ। आ गया तुम्हें ख्याल घर लौटने का? अनवर मलिक उसे देखते हुए सख्ती से बोले। डैड, वो अभी भी उसी लड़की के साथ थे क्या? नहीं डैड, मैं तो सिकंदर के साथ था। तो क्या सोचा है तुमने? वो लड़की चाहिए या ये ऐश और आराम? अनवर मलिक सिगार मुंह से लगाए गहरे अंदाज में बोले। डैड प्लीज़, क्या ये बात आप सुबह नहीं कर सकते? नहीं, ये तो सिर्फ एक रिमाइंडर है। कहीं तुम्हें हर बार की तरह लगे कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे। बल्कि नहीं, इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी शादी नवाल से ही होगी। साफ कहे ना डैड, शादी नहीं, आपकी एक और बिजनेस डील। अरमान तैश में आते घुर्राया। जो भी समझो, वैसे तो आज तक तुमने हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तो यही सही। अनवर मलिक ने उसका कंधा थपथपा कर कहा, जबकि उनकी बात पर तैश में आता वो लंबे लंबे डग भरता फिर से घर से निकल गया। कहाँ है, कहाँ है तू? वापस आ। घर से निकलते ही उसने सिकंदर को कॉल मिलाई। अगले 5 मिनट में सिकंदर की गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। क्या हुआ ब्रो, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? सिकंदर गाड़ी जन से भगाते हुए बोला, जब अरमान ने उसे सारी बात तफसील से बताई। देख भाई, अगर तुझे मेरा मशवरा चाहिए तो मेरा मशवरा यही है कि तू अक्ल के नाखून ले। जैसे कि? अरमान ने अबरू उचकाकर पूछा। यार, तुझे लड़कियों की कमी है क्या? यह मोहब्बत का भूत जिस दिन तुझे अपनी सिगरेट के लिए पैसे नहीं मिलेंगे ना, उसी दिन उतर जाएगा। सिकंदर उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। लेकिन उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उसका भी। तू अपना सोच। सिकंदर के कहने पर वो पुरसोच सा सीट की पोस्ट पर सर टिका गया। अब उसे जल्दी कोई फैसला लेना था। 2 दिन बाद पूरी रात बेचैनी में गुजारकर वो आज ज़्यादा जल्दी यूनिवर्सिटी आ गई थी। अरमान उसे कल यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वो आज जल्दी आई थी। शायद वो उसे कहीं नज़र आ जाता। अभी उसे आए चंद मिनट ही हुए थे जब वो उसे सामने से आता दिखाई दिया। अरमान, वो भागने के से अंदाज में उसकी तरफ आई, जबकि अरमान उसे देखते ही रुख फेर गया। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रहा, जान छुड़वा रहा हूँ तुमसे। जान छुड़वा रहा हूँ मैं तुमसे? उसके लफ्ज़ों पर वो मुश्किल संभल सकी थी। क्या? हाँ, जान छोड़ दो मेरी, दिल भर गया है मेरा तुमसे, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया कि रानीन को लगा वो ख्वाब देख रही है। उसने बेसाख्ता खुद को चूंटी काटी, लेकिन अफसोस ये सब हकीकत थी। मगर क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? न जाने किस तरह उसके मुंह से ये लफ्ज़ अदा हुए। मेरे डैड ने एक तरफ तुम्हें और एक तरफ मेरी जायदाद रख दी है, उसे हकीकत से आगाह करते हुए बोला। मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अब उसका हाथ थामते बोली थी। लेकिन मेरे लिए तो है ना, मैं शुरू से ही पैसों का आदी हूँ। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा मेरा फ्यूचर अहम है। नहीं अरमान प्लीज़, मैं मर जाऊँगी, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने उसके आगे हाथ जोड़े। वो एक अनापरस्त लड़की आज अपनी मोहब्बत में उस बेरहम के आगे हाथ जोड़ गई। तो मर जाओ। यू नो वॉट, मुझे अब लगता है कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो बस एक टाइम पास था और रानीन को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। अरमान, उसने बमुश्किल से उसका नाम अदा किया। सॉरी डार्लिंग। अरमान उससे कहकर चला गया, जबकि वो वहीं रह गई। शायद जम गई थी या कुछ पीछे रह गई थी। समझदार हो जाओ, नहीं तो किसी दिन तुम्हारा ये पागलपन तुम्हें ले डूबेगा। एक मर्द जब मोहब्बत करता है तो सबके सामने डट जाता है, और जिसे दुनिया से डर लगे वो कभी तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं।
मोहब्बत तो इंसान को मजबूत करती है, कमज़ोर नहीं। अपनी माँ के कहे गए अल्फाज उसके जहन में गूंजे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी उसके सामने घूमने लगी। क्या कमी थी जो रह गई थी? वक्त, प्यार, इज्जत, जान, रूह, सब कुछ तो दिया था उसे। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रानीन, आखिरी मंजर जो उसने देखा वो दो मजबूत हाथों को खुद को थामते देखा। ऐ काश कि अगला सांस नसीब ना हो। उस लम्हे बंद होती आंखों से सिर्फ यही दुआ थी जो उसके दिल से निकली थी।